नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से मैं आपको कक्षा 12 का अधिकोषण तत्व सब्जेक्ट का उपविषय बैंक के अंतर्गत साहूकार और देशी बैंकर विषय के बारे में समझाऊंगी। हमारे चैप्टर का नाम है साहूकार अथवा देशी बैंकर। क्या होते हैं साहूकार? सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं साहूकार गांव में, आज के समय में भी गांव में रहने वाले व्यक्ति साहूकार का ही अधिक प्रयोग करते हैं। साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आम जनता को उसकी आवश्यकता अनुसार उसको उपभोग करने के उद्देश्य से, उसकी उपभोग के लिए सहायता करने के उद्देश्य से उसे ऋण प्रदान करता है। वह यह ऋण उपभोग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, मीन्स खेती करने के लिए और उसकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भी देता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में साहूकार का अर्थ, साहूकार से आशय उस व्यक्ति से होता है जो सामान्य जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए ग्रामीण जनता को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको ऋण प्रदान करता है, उपभोग के लिए, व्यापार के लिए, खेती के लिए अथवा उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से। इसके बाद में आता है साहूकार की विशेषताएं। साहूकार की विशेषताएं, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक सामान्य व्यक्ति है, जनजीवन से जुड़ा हुआ है, हमारा परिचित है, लेकिन इनकी खूब विशेषता यही होती है कि इनका विशेष उद्देश्य ही ऋण प्रदान करना होता है। तो इसलिए इनकी विशेषता में सबसे पहले आता है ये केवल ऋण देते हैं, जमा स्वीकार नहीं करते। ये आम जनता को उनकी आवश्यकता के लिए विशेष तौर पर सिर्फ ऋण ही प्रदान करते हैं। वो यदि किसी रूप में, बचत के रूप में कोई जमा स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा आता है ये लोग साधारणतया अपने ही धन से काम करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि ये जमा स्वीकार नहीं करते, मीन्स आम जनता का पैसा एकत्रित नहीं करते और फिर भी ये ऋण देते हैं, तो ये सिर्फ अपने ही धन से कार्य करते हैं। जो भी इनका अन्य व्यापार होता है, उससे जो इनकी आय होती है, उसी से ये बार बार आम जनता को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ये अपना हिसाब किताब नहीं छापते। साहूकार अपना किसी भी प्रकार का हिसाब किताब, किससे कितना रुपया लेना है, किसको कितना रुपया देना है, किसको रुपया ऋण दिए हुए कितने समय व्यतीत हो गया है, किससे कितना ब्याज आ गया है, किसको कितना ब्याज की छूट दी गई है, किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं रखते। यदि हम उनसे किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब मांगें तो वह देने में असमर्थ होते हैं। इनका कार्य, चौथा पॉइंट आता है, इनका कार्य हर समय चलता है। हर समय से मतलब 24 घंटे। जब भी किसी ग्रामीण व्यक्ति को, गांव के किसी भी व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है, वह चाहे रात का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे दोपहर का समय हो, वह तुरंत साहूकार से जाकर अपने ऋण ले सकता है। पांचवा पॉइंट आता है ये सभी प्रकार के कार्यों के लिए ऋण देते हैं। जैसे कि हमने इसके अर्थ में भी समझा है कि यह उपभोग के लिए, व्यापार के लिए, खेती के लिए, विवाह समारोह के लिए और घर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मीन्स किसी भी कार्य के लिए ऋण देते रहते हैं। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट आता है ये बिना जमानत के भी ऋण देते हैं। बिना जमानत के, यानी कि ये आम जनता से, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये जनता से कुछ जमानत के रूप में रखें तभी उनको ऋण उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं है, ये कभी भी बिना जमानत के भी आवश्यकता पड़ने पर आम जनता को ऋण प्रदान कर सकते हैं। नंबर 8, इनकी ब्याज दर ऊंची होती है। सामान्यतः साहूकार जनजीवन से जुड़े हुए होते हैं, सभी इनके सहयोगी होते हैं, मतलब आसपास के परिचित लोग होते हैं, फिर भी ये सभी लोगों से ब्याज की दर जो वसूल करते हैं, ऋण के बदले में जो ब्याज वसूल करते हैं, उनकी दर अन्य लोगों की अपेक्षा ब्याज की दर इनकी ऊंची होती है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ऋण देते हैं, केवल ऋण देते हैं, जमा स्वीकार नहीं करते हैं, साधारणतः अपने ही धन से काम करते हैं,
ये अपना हिसाब किताब नहीं छापते हैं, इनका कार्य हर समय चलता रहता है, ये सभी प्रकार के कार्यों के लिए ऋण देते हैं। 6 पॉइंट है, ये बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। ये बैंकिंग कार्य मीन्स लेन देन का, ऋण देने का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी अपना अन्य व्यापार भी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं। जो भी इनका अपना व्यापार है, जो भी इनके जो कमाई का साधन है, वो अपना कार्य इस कार्य के साथ साथ करते रहते हैं। इसके बाद 7वां पॉइंट था, ये बिना जमानत के भी ऋण देते हैं और इनकी ब्याज की दर ऊंची होती है। तो ये थी साहूकार की विशेषताएं। इसके बाद अब हम आते हैं साहूकार के कार्य। साहूकार के कार्य, सबसे पहला कार्य, चूंकि हम विशेष तौर पे पढ़ते हैं कि साहूकार का मुख्य उद्देश्य ही ऋण देना है, तो इसलिए इसका सबसे प्रमुख कार्य है ऋण देना। आम जनता को उनकी आवश्यकता के लिए ऋण प्रदान करना ही साहूकार का मुख्य कार्य होता है। दूसरा पॉइंट आता है कृषि में सहायता करना। खेती के लिए, खेती में किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, बीज के लिए, खाद के लिए, यंत्र के लिए, बैल खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए, किसी भी प्रकार की यदि हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो ये हमें कृषि से संबंधित कार्यों के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है अन्य कार्य। अन्य कार्य करना, साहूकार अपने कार्य यानी कि ऋण देने के कार्य के साथ साथ अपने अन्य कार्य भी करता रहता है। ये तो थे साहूकार के कार्य, ऋण देना, कृषि में सहायता करना और अन्य कार्य करना। इसके बाद अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, साहूकार के गुण। साहूकार के गुण, क्या क्या गुण होते हैं इसमें? देखिए बच्चों, गुण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं आपकी पुस्तक में, लेकिन फिर भी कुछ विशेष हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है बिना जमानत के ऋण। ये आम जनता को किसी भी प्रकार की जमानत रखे बिना ऋण प्रदान करते हैं। जमानत का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति यदि आपको ऋण दे रहा है और उसके बदले में आपसे कुछ अपने पास गिरवी रखना चाहता है तो उसे कहा जाता है जमानत के आधार पर ऋण देना। लेकिन चूंकि साहूकार बिना कोई वस्तु अपने पास सुरक्षा के तौर पर रखे ही आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करते हैं, तो इसलिए इनका पहला गुण आता है कि बिना जमानत के ऋण प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आता है व्यक्तिगत संपर्क। इनका ग्रामीण सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रहता है और ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ऋण प्रदान करते हैं जो इनके व्यक्तिगत संपर्क में आते रहते हैं, जो इनके परिचित होते हैं। परिचित लोगों को उनकी आवश्यकता के लिए जब चाहें जैसे चाहें ऋण प्रदान करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ऋण देने का सरल ढंग। इनका मुख्य गुण है कि इनका ऋण देने का ढंग बहुत सरल होता है। ये कोई विशेष लिखा पढ़ी नहीं करते, किसी प्रकार का कोई विशेष कोई उनके ग्राहकों के सामने मतलब ग्रामीण लोगों के सामने कोई विशेष शर्त लागू नहीं करते। जब चाहे जैसे चाहें, जब जिसको भी ऋण की आवश्यकता होती है ये उसे उसी की आवश्यकता के अनुरूप हमेशा ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है विशेष लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं। इसके लिए साहूकार के पास विशेष लिखा पढ़ी नहीं होती, वो किसी भी प्रकार की विशेष लिखा पढ़ी नहीं कराते। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जब चाहे इनसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण ले सकता है, क्योंकि ये विशेष प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं करते। साहूकार लोग आम जनता की आवश्यकता के अनुसार ही उनको ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 5, ऋणी की प्रतिष्ठा का ध्यान। ये सबसे विशेष बात है। देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई ऋण लेते हैं और वो सबको बताता है, सबको बताने लगता है कि इस व्यक्ति को मैंने इतने रुपए का ऋण दिया है, इस व्यक्ति को मैंने इतने रुपए का ऋण दिया है, तो शायद आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, तो आप उस व्यक्ति से ऋण लेना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन साहूकार की ये विशेषता होती है कि वह
ऋणी व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति उससे ऋण ले रहा है उसकी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को उसके ऋण के बारे में नहीं बताते कि कब किस व्यक्ति ने कितने रुपए का किस कारण से उनसे ऋण लिया है। ये उनकी प्रतिष्ठा को समाज में बनाए रखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कुटीर उद्योगों को ऋण देना। कुटीर उद्योग ग्रामीण संस्थाओं में ग्रामीण गाँवों में जितने भी लोग रहते हैं, ग्रामीण जनता रहती है, वे भी आजकल छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए हुए हैं कुटीर स्तर पर। तो इस प्रकार के योजनाओं के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए भी साहूकार विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़े साहूकार के गुण। इसके अलावा बहुत से टॉपिक हैं साहूकार के गुणों के लिए, जैसे ऋण अदायगी में सुविधा, यानी कि वो सिर्फ ग्राहकों को ऋण अदायगी, ऋण का भुगतान करने के लिए किस्तों की सुविधा भी प्रदान करते हैं ताकि वो आराम से अपना ऋण भुगतान कर सकें। और ऋण अदायगी यानी कि ऋण का भुगतान करने में भी उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं। तो हमने पढ़े साहूकार के गुण, बिना जमानत के ऋण देते हैं, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं, ऋण देने का उनका ढंग बहुत सरल होता है, विशेष लिखा पढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ऋणी की प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखते हैं। और नंबर 6 है कुटीर उद्योगों को भी ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है महाजनी व साहूकारी के दोष, यानी कि जो प्रथा है साहूकारी की, महाजनी की, इसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं। ये आप सभी जानते हैं, यदि किसी चीज़ में गुण पाए जाते हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट, उसके दोष भी अवश्य होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें विशेष लिखा पढ़ी नहीं होती, तो इन्हीं कारणों से इसमें विभिन्न दोष भी आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हिसाब में गड़बड़। यदि साहूकार के मन में लालच आ जाए तो वो क्या करेगा, वो ग्रामीण जनता से, क्योंकि उसका कुछ विशेष लिखा पढ़ी नहीं है, तो वो उसके हिसाब में गड़बड़ दिखाता रहता है और वो उससे बार बार ऋण का भुगतान होते हुए भी उसको ना दिखाकर, उसके हिसाब में गड़बड़ दिखाकर उससे और रुपया वसूल करता रहता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिज्ञा पत्र में गड़बड़। चूँकि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, सभी प्रकार के व्यक्ति उससे ऋण लेते हैं, तो वह उनसे प्रतिज्ञा पत्र में राशि नहीं भरवाता और सिर्फ हस्ताक्षर करा लेता है, जिससे कि वह धनराशि बाद में भरता है और वह अपनी इच्छा अनुसार भी भर सकता है। वह लिए गए ऋण की अपेक्षा अधिक धनराशि भी उसमें भरकर ऋणी व्यक्ति से उसके प्रतिज्ञा पत्र में गड़बड़ कर सकता है। धनराशि का कॉलम खाली छुड़वाता है और कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लेता है। इसके बाद आता है कोरे कागज पर हस्ताक्षर। कभी कभी साहूकार कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, उन्हें इस विषय में कुछ पता नहीं होता, साहूकार के मन का कुछ पता नहीं होता, तो वह उनसे कोरे कागज पर भी हस्ताक्षर करा लेता है और बाद में अपनी इच्छा अनुसार उसमें जो चाहे वो लिखकर उनके साथ बेईमानी भी करता है। आता है ब्याज की ऊंची दर। साहूकार आम जनता से बैंकों की अपेक्षा अधिक ब्याज वसूल करता है। उसकी ब्याज की दर अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे ऊंची होती है, जिस कारण से आम जनता पर, ग्रामीण जनता पर इसका विशेष भार पड़ता है। नंबर 5 पॉइंट आता है बेगार लेना। बेगार लेना, बेगार लेने का मतलब व्यापारी, जो साहूकार होता है, वह आम जनता से, मीन्स ग्रामीण से, ऋणी से रुपया तो वसूल करता ही है, रुपये का ब्याज भी वसूल करता है। उसके अतिरिक्त वे गांव वालों से उनकी फसल का कुछ हिस्सा, उनसे यदि उनका दूध का व्यापार है तो दूध, चावल की खेती है तो चावल, किसी भी प्रकार की कोई भी फसल वो उपजा रहे हैं तो वह अपने घर के प्रयोग के लिए सामान्य तौर पर मंगाता रहता है।
वह उनके कम पढ़े लिखे होने की या सीधे स्वभाव का बहुत फ़ायदा उठाता है और उनसे बेगार के रूप में अन्य प्रकार की वसूली करता रहता है। इसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज लेना। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स ब्याज पर भी ब्याज। कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को इस बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, तो साहूकार जो व्यवस्था बनाता है ब्याज लेने की, यदि किसी कारणवश कोई भी ग्रामीण, कोई भी ऋणी अपना ऋण चुकाने में, ऋण की कोई किश्त देने में असमर्थ हुआ है, तो वह उस ऋण पर यानी कि उसकी ब्याज की दर के समेत ब्याज की दर को जोड़ते हुए दोबारा उस पर ब्याज लगाता है। तो इस तरह से वह ऋणी व्यक्ति से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज वसूल करता है। किश्तों को जमा न करना। कभी कभी व्यापारी, साहूकार जो होता है वो ग्रामीण के द्वारा यानी कि ऋणी व्यक्ति के द्वारा किश्त का भुगतान किए जाने पर भी उसको जमा के रूप में नहीं दिखाता। वह उससे बेईमानी कर जाता है कि आपकी किश्त जमा नहीं हुई है, क्योंकि जो ऋणी होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं उनको इस बारे में कुछ नहीं पता होता और साहूकार अपनी मनमर्जी से किश्तों को जमा के रूप में नहीं दिखाता है। नंबर 8 आता है फसल का कम मूल्यांकन करना। कभी कभी साहूकार ऋण की वसूली के रूप में आम जनता से यह शर्त रखता है कि आपने जो भी फसल उपजाई है, जिस भी फसल की पैदावार की है, आप मुझे ऋण के बदले में बाजार मूल्य के आधार पर उसी फसल को दे देना और मैं आपका ऋण भी भुगतान प्राप्त कर लूँगा और उसी को मैं अपने आप बाजार में बेच दूँगा। तो कई बार ऐसे ऋणी व्यक्ति सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन साहूकार उसमें भी उनके साथ बेईमानी करता है। जो फसल की मार्केट वैल्यू होती है, जो बाज़ार में उसका मूल्य होता है, उससे कम मूल्यांकन के आधार पर वह किसानों से ऋण के बदले में उनकी फसल खरीद लेता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रतिभूति का कम मूल्यांकन करना। यदि कोई भी ऋणी व्यक्ति अपने ऋण के बदले में साहूकार को किसी प्रकार की कोई संपत्ति, कोई जेवरात या कुछ और प्रतिभूति साहूकार को ऋण के बदले में देना चाहता है, तो साहूकार उससे बेईमानी करके उससे जो भी प्रतिभूति लेता है उसका वास्तविक मूल्य से कम मूल्यांकन करके तब वसूल करता है, जिससे ऋणी पर ऋण का दबाव और बना रहता है। नंबर 10 पॉइंट आता है गलत मुकदमे। कभी कभी जो साहूकार व्यक्ति होता है वह ऋणी से कम पढ़ा लिखा होने के कारण या अनपढ़ होने के कारण उनके ऋणों की अदायगी नहीं दिखाता और उन पर बिना मतलब के गलत मुकदमे लागू करता रहता है, जिससे कि आम जनता ऋणों के दबाव में और दबती चली जाती है। तो हमने पढ़े साहूकार के दोष, हिसाब में गड़बड़, प्रतिज्ञा पत्र में गड़बड़, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लेता है, ब्याज की ऊंची दर वसूल करता है, ऋणी व्यक्ति से बेगार लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज वसूल करता है, किश्तों को जमा नहीं दिखाता और फसल का भी मूल्यांकन उसकी वास्तविक कीमत से कम के आधार पर करता है, प्रतिभूति का भी कम मूल्यांकन करता है और गलत तरह के मुकदमे भी ऋणी पर दायर कर देता है। इसके बाद ये तो हमने पढ़े हैं महाजन साहूकार का अर्थ, साहूकार की विशेषताएं, साहूकार के कार्य, साहूकार के गुण और साहूकार के दोष। इसी के साथ हम इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं देशी बैंकर। देशी बैंकर क्या होता है? देशी बैंकर का भी विशेष कार्य साहूकार के समान ही होता है। वह भी ऋणी व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रूप में उपभोग के लिए, विवाह आयोजन के लिए, व्यापार के लिए, खेती के लिए, खेती के सामान खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार से आम जनता को ऋण प्रदान करता है। लेकिन
ऋण प्रदान करने के साथ साथ वह उनकी छोटी छोटी बचतों को भी अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करता है। तो साहूकार और देशी बैंकर, साहूकार जमा की रकम जमा स्वीकार नहीं करते। हमने पढ़ा कि जो साहूकार होते हैं वो आम जनता से धन को जमा के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो देशी बैंकर होते हैं वो ऋण भी देते हैं और साथ साथ जमा भी स्वीकार करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वे बिल्कुल वही कार्य करते हैं जो आज के समय में आधुनिक बैंक करते हैं। इसी को आगे देखते हैं, देशी बैंकर के कार्य। सबसे पहला कार्य आता है बैंकिंग कार्य। बैंकिंग कार्य मतलब वे सब कार्य जो सामान्य बैंक करते हैं। सामान्य बैंक के रूप में देशी बैंकर जो कार्य करता है, नंबर 1 है जमा स्वीकार करना। वे आम जनता से उनकी छोटी छोटी बचत के रूप में धन एकत्रित करता है और उस पर उन्हें ब्याज की दर भी देता है, जिससे आम जनता में बचत की भावना जागृत होती है और उनको यह लगता है कि यदि वे अपने धन को एकत्रित करेंगे, जमा करेंगे और उन्हें ब्याज मिलेगा तो उन्हें अन्य आय भी प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ऋण देना। देशी बैंकर भी साहूकार की भांति ही आम जनता को उनके उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, विवाह के लिए, अन्य कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए, खेती के लिए ऋण प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट आता है हुंडियों का व्यवसाय करना। हुंडी, देशी बैंकर व्यापारी लोगों के लिए उनके बिलों का भुगतान यानी कि हुंडियों का व्यापार भी करते हैं और हुंडियों को भुनाने का कार्य भी करते रहते हैं। इसके बाद पहला पॉइंट था बैंकिंग कार्य के रूप में, अब दूसरा आता है गैर बैंकिंग कार्य। वे सब कार्य जो गैर बैंकिंग के रूप में करता है देशी बैंकर। देशी बैंकर गैर बैंकिंग के रूप में सबसे पहले अन्य व्यवसाय का कार्य करता है। अन्य व्यवसाय करना मतलब देशी बैंकर अपने व्यापार के साथ यानी कि बैंकिंग कार्य के साथ साथ वह अपना और कोई व्यापार भी करता है। कोई व्यापार है या अन्य कोई भी कार्य, कोई खेती, कुछ भी वो कर सकता है और वह बैंकिंग का कार्य भी करता रहता है। दूसरा पॉइंट आता है धन का हस्तांतरण। वह व्यापारिक रूप में, व्यापार के रूप में एक व्यक्ति से धन लेकर दूसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान करता है। एक व्यक्ति जिसके पास धन आवश्यकता से अधिक है उसको जमा के रूप में स्वीकार करता है और दूसरे जो ऋण लेता है उसको उसका हस्तांतरण उसकी आवश्यकता के अनुसार करता रहता है। तीसरा पॉइंट आता है एजेंट के रूप में कार्य करना। देशी बैंकर अन्य खेती करने वालों के लिए या व्यापारियों के लिए कमीशन प्राप्त करके उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं देशी बैंकर के गुण। सबसे पहला है रुपए देने का सरल ढंग। देशी बैंकर का रुपये देने का बहुत सरल ढंग होता है। उसके लिए विशेष प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं होती। अन्य कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनसे आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है। वह दिन रात 24 घंटे में से जब चाहे देशी बैंकर से आवश्यकता पड़ने पर रुपया ले सकता है। दूसरा पॉइंट आता है बिना जमानत के ऋण देना। देशी बैंकर विशेष तौर पर ऋणी व्यक्ति से कुछ भी विशेष जमानत वसूल नहीं करते। वे बिना किसी जमानत के रूप में यानी कि बिना कोई वस्तु, कुछ प्रमुख दस्तावेज या जेवरात रखे बिना ही ग्रामीण को या ऋणी व्यक्ति को ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा है ऋणी की प्रतिष्ठा बनाए रखना। देशी बैंकर भी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनसे ऋण प्राप्त करता है तो उसकी सूचना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देते, क्योंकि इससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है। तो यह ध्यान विशेष तौर पे रखते हैं कि यदि उनसे किसी ने कोई ऋण लिया है तो वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नंबर 4 आता है पक्के माल का क्रय करना। पक्के माल
यानी कि यदि कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उससे माल का क्रय कर लेते हैं, या फिर कोई किसान खेती का कार्य कर रहा है तो जब उसकी पूरी फसल तैयार हो जाती है तो वह उससे उसकी फसल खरीदकर उसको बाज़ार में बेचकर अपने ऋण की वसूली भी कर लेते हैं, जिससे कि जो किसान होता है, जो ऋणी व्यक्ति होता है, उसे फसल को बेचने की चिंता नहीं रहती। वो तो ये समझता है कि मैं अपनी इस फसल से ही अपना ऋण आसानी से चुका सकता हूँ। इसके बाद आता है बीज, खाद व यंत्र आदि की पूर्ति करना। वह इन सब चीज़ों के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए या खेती के विशेष उपकरण खरीदने के लिए भी ऋण प्रदान करता है। ये सब सुविधाएं भी देशी बैंकर किसानों को देता है। छठा पॉइंट आता है अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना। अनुत्पादक कार्य यानी कि ऐसे कार्य जो उत्पादन से संबंधित ना हो, विशेष तौर पर विवाह समारोह के लिए, उपभोग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए किसी भी रूप में देशी बैंकर आम जनता को ऋण प्रदान करता है। सातवां पॉइंट आता है भुगतान किश्तों में स्वीकार करना। वह एकदम अपना पूरा ऋण वसूल करने के लिए परेशान नहीं होता, ना ही किसी ऋणी व्यक्ति को परेशान करता है। वह अपना पूरा ऋण विभिन्न प्रकार की किश्तों में प्राप्त करता रहता है। तो हमने पढ़े देशी बैंकर के गुण में पहला टॉपिक है रुपया देने का सरल ढंग, बिना जमानत के ऋण देना, ऋणी की प्रतिष्ठा बनाए रखना, पक्के माल का क्रय करना, बीज, खाद व यंत्र आदि की पूर्ति करना, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना, भुगतान किश्तों में स्वीकार करना। तो ये सब थे देशी बैंकर के गुण। इसके बाद अगला टॉपिक आता है देशी बैंकर के दोष। पहला पॉइंट है ब्याज की ऊंची दर। जैसे कि साहूकार ग्रामीण जनता से, ऋणी से ब्याज की ऊंची दर वसूल करता है, उसी प्रकार से देशी बैंकर भी बैंकों की अपेक्षा, आधुनिक बैंकों की अपेक्षा इनकी ब्याज की दर ऊंची होती है। दूसरा पॉइंट है पूंजी का अभाव। देशी बैंकर्स के पास पूंजी की कमी रहती है क्योंकि इनके पास जमा धनराशि कम होती है। कम लोग ही जमा करते हैं, बचत अपनी इनके पास कम लोग ही जमा कर पाते हैं, तो इनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती। तीसरा पॉइंट आता है बैंकिंग कार्य में बेईमानी। बैंकिंग कार्य से मतलब लेन देन के कार्य में, रुपया जमा करते समय या ऋण देते समय ये आम जनता से बहुत बेईमानी भी कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे लोग भी जाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, तो वह उनसे किसी न किसी रूप में बेईमानी करके रुपया वसूल कर लेते हैं। चौथा पॉइंट आता है नियंत्रण में कमी। देशी बैंकर्स के लिए कोई विशेष प्रकार के नियम नहीं हैं, तो यह अपने नियम स्वयं बनाते हैं और इसीलिए इनका नियंत्रण भी नहीं रहता। ये जब चाहें, जैसे चाहें अपने नियम बदल सकते हैं, तो इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट आता है बेगार लेना। बेगार लेना मतलब कुछ भी ऋण की वसूली के साथ साथ ऋणी से किसी भी रूप में अन्य वस्तुएं प्राप्त करते रहना। यदि उसका दूध का व्यवसाय है तो दूध मंगा लिया, उसकी फसल सब्जी की है तो उससे सब्जी मंगा ली, उसकी फसल चावल की है तो उससे चावल ले लिए, उसकी फसल गेहूं की है तो उससे गेहूं मंगा ली। यानी कि अपना ऋण तो हमने लेना ही लेना है, ऋण तो वसूल करेगा ही करेगा, उसके अतिरिक्त भी उससे कुछ ना कुछ वसूली करता रहता है। छठा पॉइंट आता है अपव्ययिता को प्रोत्साहन। चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये जब चाहें, जैसे चाहें, बिना किसी जमानत के आसानी से ऋण दे देते हैं, तो इससे कभी कभी जो संपन्न परिवार भी होता है अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए बिना मतलब के ऋण लेता रहता है, जिससे कि अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है और वह उस ऋण का अपव्यय के रूप में प्रयोग करता रहता है। तो इसी तरह से हमने पढ़े हैं इसमें देशी बैंकर का अर्थ,
देशी बैंकर के कार्य, देशी बैंकर के गुण और देशी बैंकर के दोष। लेकिन देशी बैंकर और आज के समय में जो हम देखते हैं जो बैंक चलन में हैं, हम उन्हें आधुनिक बैंक का नाम देते हैं। तो आधुनिक बैंक और देशी बैंकर में विशेष अंतर पाए जाते हैं। ये आपके चैप्टर से संबंधित हैं बच्चों और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इन दोनों में विशेष अंतर यही है, सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि देशी बैंकर बैंकिंग अधिनियम का पालन नहीं करते, ये अपने नियम खुद बनाते हैं, अपनी ब्याज की दरें खुद निर्धारित करते हैं। जबकि आधुनिक बैंक बैंकिंग अधिनियमों का पालन करते हैं, उनके लिए ब्याज की दरें निश्चित की गई हैं, वे सभी रूप में सभी जगह पर एक ही प्रकार की ब्याज की दर वसूल करते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर को पढ़ा साहूकार और देशी बैंकर। धन्यवाद बच्चों।